हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे, देखो खास तौर से अपन ने अभी जो स्टार्ट कर रखी है वो टूल और टेक्निक्स स्टार्ट कर रखी है, या फिर अपन कह सकते हैं मेथोडोलॉजी इन बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी की बात करें, चाहे CSIR नेट की बात करें और चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं जो टेक्निक्स है उनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टेक्निक्स से अपने स्टार्ट कर रखी है पहली टेक्निक इलेक्ट्रोफोरेसिस, या फिर कहें अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक स्टार्ट कर रखे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप डाउनलोड कर ले, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन क्लासेस के नाम से, ताकि आपको उस पर जो भी अपडेट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपको अवेलेबल हो सके। ठीक है, इसमें लास्ट क्लास में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर मैंने जो भी मेन चीज़ें थी, इंट्रोडक्शन है, वो सभी बता दिया है। और जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग लास्ट वाला जो वीडियो है वो जरूर देखें, पार्ट फर्स्ट, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ तक अपन ने बात की कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कैसे कैसे DNA प्रोटीन्स को सेपरेट करते हो आप उनके साइज के अकॉर्डिंग्स, और कौन से इनका किस मेथड पे काम करता है, और इनके अंदर जेल्स है उसमें से जो बायोमोलिक्यूल्स है लाइक एज न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स है वो कैसे इन पोर से होते हुए वो अपनी हाइक मतलब अपन कह सकते हैं अपने विपरीत चार्ज की ओर और साइज के अकॉर्डिंग वो अरेंज होते हैं। ये सभी चीज़ें अपन ने बात की थी। अब अपन इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करते हैं, देखो कि कौन सी जेल्स इसमें यूज में आती है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन देखते हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हो तो भाई हर चीज़ को इतनी इसी बेसिक लेवल से पढ़ो कि हर चीज़ आपको छोटी छोटी चीज़ पता रहे, क्योंकि हाई लेवल की चीज़ें तो अपने को पहले से पता होती है, कहीं भी मिल जाती है, लेकिन ज़्यादा जो क्वेश्चन में मात खाते हैं अपन वो खाते हैं बेसिक क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में दो प्रकार की जो जेल है वो यूज में आती है, दो प्रकार की जेल यूज में आती है। देखो पहली जेल की अपन बात करें तो कौन सी जेल यूज में आती है, तो यहां पर अपन बात करें तो पहली जेल जो है वो यूज में आती है इसमें एग्रोज। एग्रोजेल, देखो सबसे पहले तो एग्रोजेल जो है कौन से मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए ज़्यादा यूज में लिया जाता है, तो जनरली इसे न्यूक्लिक एसिड के सेपरेशन में ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ अपन देखें, इसको यूज में लिया जा सकता है अगर कोई प्रोटीन है, अगर उनकी साइज कैसी है, लार्ज प्रोटीन की साइज है, तो यहां पर अपन कह सकते हैं लार्ज प्रोटीन्स के सेपरेशन में भी यूज में लिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एग्रोजेल जो है इसकी कितनी परसेंटेज यूज में आती है, देखो इसकी 2% मोस्टली यूज में आती है, एक तो 1% और सेकंड 3%। मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में भी कि भाई जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम है, 1% है, मतलब 1 ग्राम 100 ml जो बफर है उसके अंदर बनाया गया है इसको, तो ये जो जेल है वो कैसी है, कम कंसंट्रेटेड वाली जेल है। अगर कम परसेंटेज वाली जेल है इसका मतलब पोर साइज क्या होगी, इसमें पोर साइज लार्ज होगी। तो किस में यूज में आएगी, लार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए यूज में आती है ये। लार्ज मॉलिक्यूल कौन से हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करने के लिए। तो इसे यूज में लिया जाता है न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करने के लिए। अब आप कह रहे हो भाई 3% की जेल आपने बनाई है, कितनी परसेंट है ये, 3% की जेल है। 3% की जेल है तो सीधी सी बात है, यहां पर 1 ग्राम आपने डाला था एग्रोज, यहां पर 3 ग्राम आपने डाला है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। कंसंट्रेशन ज्यादा
तो सीधी सी बात है उनकी जो पोरस साइज है वो कैसी होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे जेल कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे पोर साइज डिक्रीज होगी। पोर साइज क्या होगी, छोटी होती जाएगी। स्मॉल पोरस किसके काम आती है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन। के सेपरेशन में यूज आती है। दूसरी चीज अपन देखें, 3% अगर जेल आपने बनाई है तो खासतौर से लार्ज प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स है के लिए यूज में आती है। ठीक है ना, किसके लिए यूज में आती है, तो लार्ज साइज के जो प्रोटीन्स उनको सेपरेट करने के लिए जनरली यूज में ली जाती है 3% के आसपास। तो ये जेल कौन सी है, एग्रोज जेल है। आगे अपन देखें कि जो एग्रोज जेल है, एग्रोज जेल का जो सोर्सेस क्या है। पहले तो आप लोग देख लो भाई, इसको उतार लो आप एक बार। ठीक है, एग्रोज जेल है, कहाँ कहाँ उसकी कितनी कितनी कंसंट्रेशन, कितनी कितनी परसेंटेज यूज में आती है, तो मैंने आपको बता दी 1% और 3% जनरली यूज में ली जाती है। 1% है उसमें पोरस साइज बड़ी होती है, कंसंट्रेशन कम होती है, न्यूक्लिक एसिड के लिए यूज में आती है। 3% है यह, तो 3% वाली जो कंडीशन है वहाँ पर कंसंट्रेशन है जेल का वो क्या है, ज़्यादा है, पोरस साइज रिड्यूस हो रही है, और यहाँ पर स्मॉल जो पार्टिकल्स है लाइक एज प्रोटीन्स के लार्ज मॉलिक्यूल्स है उनको सेपरेट करने के लिए यूज में लेते हो। अब अपन देखें आगे कि एग्रोज जेल किसका बना होता है। ठीक है, अपन एक चीज देखते हैं कि भाई अपने को सभी को पता है एग्रोज जेल जो है क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। एग्रोज जेल क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। इसे जैसे ही अपन वाटर के अंदर या फिर अपन बफर में डालते हैं, डिजॉल्व्ड इन बफर, तो किस में कन्वर्ट होता है, ये सेमी सॉलिड कंडीशन के अंदर ही क्या होता है, जमा हो जाता है। ये जो एग्रोज जेल है या एग्रोज जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, ये खास तौर से जो रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है। ठीक है, याद रखना भाई, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। रेड एल्गी से आपको क्या करना है, ऑब्टेन करना है, होती है रेड एल्गी से। इसे कई बार आता है सीवीड्स। ठीक है, सीवीड्स के नाम से भी अपन जानते हैं कि एल्गी को अपन क्या कहते हैं, सीवीड्स कहते हैं, कि सीवीड्स से भी ये क्या होती है, एल्गी, एल्गी से प्राप्त होती है। और सीवीड्स खास तौर से कौन से अपन कह रहे हैं यहाँ पर, रेड एल्गी से प्राप्त होती है। रेड एल्गी का अगर एग्जांपल देखें कि कौन से रेड एल्गी से अगर आपको प्राप्त होता है, तो ग्रेसिलेरिया से एक तो प्राप्त होता है और एक जेलेडियम से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल आ जाएगा ग्रेसिलेरिया एंड जेलेडियम। एंड जेलेडियम, इनसे क्या होती है, मोस्टली एग्रोज जो जेल है वो प्राप्त की जाती है। ठीक है, ये सभी चीज़ें वही हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में आपके कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेसिलेरिया आ गया और जेलेडियम आ गया। अब अपन इसको देखें कि इसकी ये पॉलीसेकेराइड जो है एग्रोज जेल किसकी बनी होती है, मेडअप ऑफ किसकी बनी होती है। तो इसकी अगर अपन मोनोमर यूनिट्स देखें कि किसके पॉलीमराइजेशन से बनती है, तो यहां पर अपन कह सकते हैं 3,6 एन हाइड्रोक्सी गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज।
से बनी होती है। ठीक है, कौन से सब यूनिट आ गई यहाँ पर इसके अंदर, तो यहाँ पर हाइड्रो गैलेक्टोज है, ये हाइड्रो गैलेक्टोज और गैलेक्टोज, ये इसकी क्या होती है, सब यूनिट्स होती है, मोनोमर सब यूनिट्स से होती है। इनसे आपस में मिलकर ये क्या बनी होती है, पॉलीमराइजेशन होती है और इसके कारण से एग्रोजेल का फॉर्मेशन। तो कई बार अगर आपको सब यूनिट पूछी जाए तो किससे बनी होती है, डाइमराइजेशन के या डाइमर सब यूनिट से बनी होती है। कौन से मोनोमर होते हैं इसमें, 3,6 एंड हाइड्रो गैलेक्टोज और गैलेक्टोज से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ अपन देखें, ये तो मैं बता दिया आपको कि इसमें लार्ज मॉलिक्यूल सेपरेट करने के लिए यूज में आती है, और लार्ज मॉलिक्यूल में भी अपन देखें तो कितने साइज कर सकते हो आप इससे, तो 200 किलो डाल्टन से ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स, ग्रेटर देन 200 किलो डाल्टन वाले मॉलिक्यूल्स को आप इसको क्या कर सकते हो, उसको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, खासतौर से किस लिए यूज में आती है, न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करने के लिए एग्रोजेल है यूज में आती है। एग्रोजेल की कितनी परसेंटेज यूज में आती है, तो मैंने आपको बता दिया, इसमें यूज्ड जेल 1 से 3% की जेल है वो मोस्टली यूज में ली जाती है। ठीक है, इसके अलावा अपन देखें सेकंड, ये तो मोस्टली इसमें जो चीज़ें थी वो मैंने बता दी आपको। सेकंड पॉइंट अगर अपन देखें कि कौन सी जेल आएगी, तो यहाँ पर इसी में मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको। सेकंड टाइप की जेल आती है खासतौर से प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए, तो वहाँ पर आती है एक्रिल या पॉली एक्रिल एमाइड जेल। ठीक है, उसके बारे में अपन देखते हैं। पॉली एक्रिल एमाइड जेल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और काफ़ी जगह उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, पॉली एक्रिल एमाइड जेल पहली अपने देखी एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकंड आ जाएगी पॉली एक्रिल एमाइड जेल। जेल। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि पॉली एक्रिल एमाइड जेल पहली बात तो किस लिए यूज में आती है। ये खास तौर से प्रोटीन के सेपरेशन में यूज आती है। ठीक है, खास तौर से इससे कोई भी छोटी जो प्रोटीन्स है, छोटी जो प्रोटीन्स हैं, उनको भी आप इससे सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको लगे कि छोटे जेनेटिक मटेरियल है या छोटे डीएनए हैं, प्रोटीन्स तो सभी आप सेपरेट कर सकते हो, और स्मॉल साइज के न्यूक्लिक एसिड में भी यूज आ सकती है। लेकिन मेन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए पॉली एक्रिल एमाइड कहाँ यूज में आती है, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को, प्रोटीन्स को उनकी साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करने के लिए यूज में ली जाती है पॉली एक्रिल एमाइड जेल। अब देखो, इसमें पॉली एक्रिल एमाइड जेल जो है वो किससे बनी होती है। ठीक है, पहली चीज तो ये क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है। याद रखना भाई, क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है। दूसरी चीज वाटर में डिजोल्व हो सकती है। वाटर में डिजोल्व हो सकती है। दूसरी चीज है कि इसके नाम से देखो आप, पॉली एक्रिल एमाइड, इसका मतलब इसकी जो मोनोमर यूनिट है, इसकी यूनिट क्या है, एक्रिल एमाइड। एक्रिल एमाइड क्या है, इसकी यूनिट है। इसका मतलब एक्रिल एमाइड के जो मोनोमर्स हैं वो आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, पॉली एक्रिल एमाइड बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो एक्रिल एमाइड है ये क्या है, मोनोमर यूनिट है किसकी, पॉली एक्रिल एमाइड की।
इसकी अगर अपन ऐसे देखें फॉर्मूला, तो यहाँ पर CH2 CH, यहाँ पर अपन देखें NH2, ठीक है। तो ये जनरल से इसकी सिंपल सी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अपन देखें एक्रिल एमाइड, तो यहाँ पर है क्या वैसे ये, ठीक है। ये मेथाइल ग्रुप बना हुआ है, तो मेथाइल ग्रुप से बना हुआ इसमें मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक इसके मतलब एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है और मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये सिंपल से स्ट्रक्चर है। कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन की स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं कि जो पॉली एक्रिल एमाइड जो है, या फिर अपन कहें ये जो मोनोमर है, मोनोमर कौन से हैं, एक्रिल एमाइड। अगर एक्रिल एमाइड को मैं कुछ इस प्रकार से दिखा दूं, ये क्या है, एक्रिल एमाइड आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, पॉली एक्रिल एमाइड बना लिए। ये क्या है, मोनोमर पॉलीमराइजेशन। इससे क्या बन गया, मोनोमर्स जो हैं एक्रिल एमाइड है, ये जुड़कर क्या बनाए हैं, पॉलीमराइजेशन, मतलब पॉलीमराइजेशन हुआ इनका, जुड़े हैं आपस में और ये बनाए हैं पॉली एक्रिल एमाइड। ये बन गया पॉली एक्रिल एमाइड। अब पॉली एक्रिल एमाइड जो बनती हैं, ये एक पॉली एक्रिल एमाइड है। यहाँ पर ये इसकी यूनिट्स हैं, अपन ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप बना सकते हो। ये एक्रिल एमाइड की यूनिट्स हैं जो आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, पॉली एक्रिल एमाइड बना रहे हैं। पॉली एक्रिल एमाइड जो है वो अनस्टेबल प्रकार की होती है। इनकी स्टेबिलिटी के लिए क्रॉस लिंकेज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ये कैसे है, अनस्टेबल है। अगर आपको इसको जेल के रूप में बनाना है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसे क्रॉस लिंकेज की आवश्यकता पड़ती है, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से। यहां पर अपन बात करें तो कुछ इस प्रकार से क्रॉस लिंकेज की आवश्यकता पड़ती है, इस प्रकार से। ये क्या है, क्रॉस लिंकेज है। ये क्या है, क्रॉस लिंकेज है। क्रॉस लिंकेज किससे बने होते हैं, ये जो क्रॉस लिंकेज बने होते हैं बिस एक्रिल एमाइड के। पॉलीमराइजेशन तो किसके बने हैं, एक्रिल एमाइड के, लेकिन जो बीच में जो क्रॉस लिंकेज बन रहा है इनको जोड़ने के लिए, ठीक है, तो ये किसके बने हैं, बिस एक्रिल एमाइड के। क्रॉस लिंकेज याद रखना भाई। पॉली एक्रिल एमाइड के स्टेबिलिटी के लिए क्रॉस लिंकेज या क्रॉस ब्रिज के रूप में जो काम करता है वो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, बिस एक्रिल एमाइड होता है। कौन सा है, बिस एक्रिल एमाइड। अब बिस के नाम से भी है। कितने एक्रिल एमाइड है इसमें, 2 एक्रिल एमाइड मिलकर इसमें कितने हैं, 2 एक्रिल एमाइड। 2 एक्रिल एमाइड आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, बिस एक्रिल एमाइड बना लेते हैं, जो खास तौर से एक मेथाइल ग्रुप के द्वारा जुड़ा रहता है। अब मैं ये कहूं कि बिस एक्रिल एमाइड की अगर अपनी स्ट्रक्चर बनाई तो कैसी होगी, एक्रिल एमाइड की ये स्ट्रक्चर है। अगर 2 एक्रिल एमाइड आपस में जुड़े और किसके द्वारा, एक मेथाइल ग्रुप के द्वारा, तो यहां पर कुछ इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो सामने आएगी। जैसे यहां पर देखो आप, सबसे पहले वो वाली स्ट्रक्चर, यहां पर अपन देखें
ये स्ट्रक्चर अगर अपन देखें, जैसे मान लो यहाँ पर नाइट्रोजन के 3 हैं और यहाँ कार्बन के 2, 3 और ये 4 यहाँ पर आ गई। ठीक है, इसकी 4 हो गई, इधर भी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। ये किसकी है? इसमें एमिनो ग्रुप कितने भाई? 2 एमिनो ग्रुप है। किससे जुड़ा हुआ है? मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। एक एमिनो ग्रुप को तो आप एमिनो ग्रुप को अपन किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। इसको तो एन कह दो। अब 2 एन है तो सेम तो नहीं रख नहीं सकते, इस एन को आप एन डैश बोल दो। इसका नाम क्या लिखेंगे अपन? एन डैश। ठीक है, बीच में क्या है? मिथाइल ग्रुप है, तो यहां पर आप इसको कह सकते हो मिथाइलिन, क्योंकि बीच में क्या है? मिथाइलिन। तो यहां पर मिथाइलिन। आगे क्या है? 2 एक्रिलेमाइड है, 1 और 2 मिथाइलिन बिस। एक्रिल एमाइड। ये किसका नाम है? ये किसका नाम हुआ? बिस एक्रिल एमाइड का पूरा नाम है एन डैश मिथाइलिन बिस एक्रिल एमाइड। ये किसके रूप में काम करता है? एक क्रॉस लिंकेज के रूप में, क्रॉस ब्रिज के रूप में। ठीक है, किसमें यूज में आता है? ये पॉली एक्रिल एमाइड जो जेल है उसके स्टेबिलिटी के लिए उसमें बिस एक्रिल एमाइड एक जेल उसमें क्रॉस लिंकेज के रूप में पाया जाता है। जेल में क्रॉस लिंकेज या ब्रिज के रूप में पाए जाते हैं। ये हो गया बिस एक्रिल एमाइड की पूरी प्रोसेस। अब अपन ये कहते हैं कि जब आप ये जो जेल है वो तैयार करते हो, जेल जब आप तैयार करते हो, बफर के अंदर डिजोल्व करते हो, उस टाइम पे जेल के पॉलीमराइजेशन के लिए आपको फ्री रेडिकल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जेल फॉर्मेशन के लिए आपको फ्री रेडिकल की आवश्यकता पड़ती है। एक्रिल एमाइड जेल फॉर्मेशन। पॉली एक्रिल एमाइड जेल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में आपको फ्री रेडिकल की आवश्यकता पड़ती है भाई। ठीक है ना? फ्री रेडिकल की क्या होती है? नीड होती है। अब फ्री रेडिकल जब मिलेंगे इनको, तब जाके इनका क्या होता है? पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि पॉली एक्रिल एमाइड जेल के पॉलीमराइजेशन के लिए कौन से इनिशिएटर को सबसे पहले डाला जाता है। तो इसमें इनिशिएटर के रूप में कौन सा काम करता है? तो इसमें जो इनिशिएटर के रूप में काम करता है वो टिम्ड काम करता है। ठीक है, तो कौन काम करता है? यहां पर अपन बात करें तो टिम्ड। यहां पर इनिशिएटर के बारे में देखिए तो टिम्ड जो है वो क्या करता है? एक इनिशिएटर के रूप में काम करता है। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है, पॉलीमराइजेशन को भी क्या करता है? ये इंड्यूस करता है। ठीक है, ये पॉलीमराइजेशन को या फ्री रेडिकल को इंड्यूस करता है। फ्री रेडिकल को इंड्यूस करता है। टिम्ड यहां पर अपन जानते भी हैं कि टिम्ड का नाम क्या है?
तो यहाँ पर अपन लिख दें इसका नाम, तो टेट्रा, यहाँ पर अपन ऐसे लिखें एन, ठीक है। तो 4 एमिनो है या एन है, तो यहाँ पर आ जाएगा टेट्रा मिथाइल। टेट्रा मिथाइल और इथाइलिन डाई एमीन। ये क्या आ जाएगा, टिम्ड आ जाएगा, ठीक है, ये टिम्ड है। अब अपन बात करें कि यहाँ पर फ्री रेडिकल बनाने के लिए जो कैटालिस्ट है, ठीक है, फ्री रेडिकल कौन देता है, फ्री रेडिकल कैटालिस्ट के रूप में खास तौर से जो एपीएस है, ठीक है, यहाँ पर अमोनियम परसल्फेट, एपीएस, अमोनियम परसल्फेट, एपीएस को यूज में लिया जाता है। इसके अलावा सेकंड अपन देखें तो जो फोटोकेमिकल है उसको भी यूज में लेता है। फोटोकेमिकल के रूप में यहाँ पर अपन बात करें राइबोफ्लेविन, फोटोकेमिकल। जो नेचुरल कैटालिस्ट के रूप में काम आता है और ये हमेशा इसमें यूज में आता है। कई बार पूछा जाता है फ्री रेडिकल को इंड्यूस करने के लिए कैटालिस्ट के रूप में किसको डाला जाता है, ठीक है ना। पॉलीएग्रिल एमाइड के फॉर्मेशन के दौरान कैटालिस्ट के रूप में, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के कैटालिस्ट के रूप में किसको डाला जाता है, हमेशा ऑप्शन में पूछा जाता है आपका एपीएस, अमोनियम परसल्फेट। अगर आपको कभी नेचुरल कैटालिस्ट के रूप में पूछा जाए तो कौन सा आएगा, राइबोफ्लेविन। ये कैसा है, नेचुरल, नेचुरल कैटालिस्ट, ठीक है, ये इसमें यूज में आता है। इस प्रकार से दोनों जो जेल है वो रेडी की जाती है। कौन सी जेल, एक तो बात करें अपन जो एग्रो जेल है उसको रेडी किया जाता है और दूसरी जेल कौन सी है आपकी पॉलीएग्रिल एमाइड है, उसको जेल को तैयार किया जाता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं भाई, इनसे हमेशा क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। पॉलीएग्रिल एमाइड जेल मैंने बता भी दिया कि इसको सेपरेट करने के लिए यूज आती है, खासतौर से प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए यूज में आती है। और दूसरी चीज़ अपन देखें, इसके अंदर खास तौर से 5000 से लेकर 200 किलो डाल्टन तक, 5000 डाल्टन से 200 किलो डाल्टन तक साइज के जो प्रोटीन्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए खास तौर से यूज में लिए जाते हैं। अगर 200 किलो डाल्टन से अधिक प्रोटीन है, साइज उसकी ज़्यादा बड़ी है, 200 किलो डाल्टन से ज़्यादा बड़ी है, तो उसको किसके द्वारा आप सेपरेट करोगे, तो उसको आप कर सकते हो एग्रो जेल के द्वारा सेपरेट आप कर सकते हो। तो यहाँ पर 5000 डाल्टन से लेकर 200 किलो डाल्टन तक के प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हो पॉलीएग्रिल एमाइड जेल के द्वारा, ठीक है। या फिर इसको अपन कह सकते हैं भी इसमें जो छोटे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, छोटे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनको भी आप सेपरेट कर सकते हो। मैंने पहले भी बताया आपको, छोटे साइज के न्यूक्लिक एसिड के पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनके फ्रेगमेंट्स हैं, उनको भी आप सेपरेट कर सकते हो, लेकिन साइज उनकी छोटी होनी चाहिए। तो उनमें साइज अपन 3000 किलो बेस पेयर के आसपास तक सेपरेट कर सकते हैं। इतने छोटे के आसपास जो डीएनए है या कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, उनको आप सेपरेट कर पाते हो, ठीक है। और इससे ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं 5000 डाल्टन से लेकर 2000 किलो डाल्टन तक के प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हो। इससे बड़ी अगर प्रोटीन है तो आप एग्रो जेल की सहायता से आप इसको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपन ने इसमें देखी है। और आगे इसका जो मेथड है वो अपन अगले पार्ट में मैं आपको बता दूंगा। कि पहली पार्ट तो देखो मैंने आपको बता दिया है कि भाई एग्रो जेल को कैसे फंक्शन करता है, क्या करता है, वो सभी चीज़ें मैंने बता दी है। और सेकंड टाइप का ये जो मेथड था वो सभी चीज़ें मैंने एक एक चीज़ें डिटेल में आपको आपके लोगों के साथ में शेयर की है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा।
अगली इसी को पार्ट को आगे बढ़ाते हुए अगले थर्ड पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे कि कौन सी जेल कैसे कैसे टाइप्स की होती है और पॉलीएक्रिल एमाइड जेल के टाइप्स कौन से हैं, या फिर अपन बात करते हैं एग्रो जेल के टाइप्स कौन से हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइप्स, पॉलीएक्रिलामाइड्स के टाइप्स, पॉलीएक्रिलामाइड्स में कौन से केमिकल्स और यूज में आते हैं, लाइक एज अपन बात करें SDS पेज, तो यहाँ पर सोडियम डोडेसाइल सल्फेट क्यों यूज में आता है, उसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इस प्रकार से डेली कंटिन्यूटी आप जरूर रखिए चैनल के ऊपर, आपको डेली के अपडेट है वो मिलते रहेंगे। ऐप जरूर डाउनलोड करें ताकि आपको वहाँ पर नया सेशन स्टार्ट कर सकें। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।